भयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। आज ABRSM की तरफ से आयोजित इस ऑनलाइन व्याख्यान में हमारे आग्रह पर ये व्याख्यान देने के लिए उपस्थित है डॉक्टर निर्मलजीत सिंह कलसी जी। निर्मलजीत सिंह कलसी जी एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं। आप रिटायर्ड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से आते हैं और 1984 पंजाब कैडर 1984 बैच पंजाब कैडर से आप IAS रहे हैं और IAS रहते हुए आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां, जिसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम अफेयर्स एंड जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और उसके कई केंद्र सरकार के यहाँ भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में जॉइंट सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में आपने महत्वपूर्ण दायित्व निभाया है। बेसिकली आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। आपने अब जो IIT रुड़की कहलाती है, उस समय जो यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की थी, वहां से BE इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया। उसके बाद MTech IIT दिल्ली से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में किया और उसके बाद PhD। लगातार एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आने के बाद भी निरंतर जो शिक्षा के प्रति आपका जो आग्रह रहा है, निरंतर सीखना, तो उसके बाद PhD की 2009 में थापर यूनिवर्सिटी से इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को बेस बनाते हुए। इसके साथ साथ मैनेजमेंट, कई सारे मैनेजमेंट प्रोग्राम्स और एग्जीक्यूटिव एजुकेशन के कोर्सेज भी आपने किए हार्वर्ड कैनेडी स्कूल से, कैम्ब्रिज में जो है। इसके अलावा हार्वर्ड कैनेडी स्कूल से आपने मैनेजमेंट की एजुकेशन ली। IIM अहमदाबाद, IIM बेंगलोर और IIM लखनऊ से भी आपने मैनेजमेंट के विभिन्न मॉड्यूल्स की ट्रेनिंग ली। इनका ये जो लंबा शिक्षा में और प्रशासन में अनुभव देखते हुए सरकार ने इनको बाद में नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, 2021 से उसका चेयरपर्सन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आदरणीय कलसी जी को बनाया गया। उनकी मुख्य रेस्पॉन्सिबिलिटी वहां पर नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क और लेवल डिस्क्रिप्टर्स को डिसाइड करना था। और उसके बाद एक बहुत बड़ी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो एक बहुत बड़ी चीज थी कि सब तरह की एजुकेशन की एक इंजीनियरिंग करते हुए सबको एक हार्ड जो सेपरेशन से उनको खत्म करते हुए एक इंटीग्रेटेड नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क बनाया जाए। तो इसकी जो हाई लेवल कमेटी बनी, इस हाई लेवल कमेटी में UGC, AICTE, NCVT, NCERT, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, CBSE, NIOS, इस सब के मेंबर थे। इस हाई लेवल कमेटी के आपको चेयरमैन बनाए गए। आप चेयरमैन बने और इनकी चेयरमैनशिप में ही नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क की रिपोर्ट हमारे सामने आई है, जो कुल मिलाकर फ्यूचर में एजुकेशन को बहुत सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करने वाली है। आपका प्लानिंग, पॉलिसी और उसके इम्प्लीमेंटेशन में, स्केलिंग में लंबा अनुभव रहा है। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक के बोर्ड ऑफ गवर्निंग बॉडी के मेंबर भी हैं। आपने स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी पंजाब सुपर एन्यूशन के बाद उसके चेयरमैन के रूप में भी अपनी सेवाएं दी है। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलग अलग टास्क फोर्स और एक्सपर्ट ग्रुप्स का मेंबर भी बनाया है, जिसमें पर्टिकुलरली ऑल इंडिया AICT की जो टेक्निकल एजुकेशन जो NEP प्रमुख तौर पर बात करती है इंडियन लैंग्वेज में, भारतीय भाषाओं में तकनीकी शिक्षा,
आईआईटीज में, एनआईटीज में और टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में उनकी शिक्षा देने के लिए भारतीय भाषाओं में, उसमें जो एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया और जो टास्क फोर्स बनाई गई उनके मेंबर के रूप में भी, और लंबे समय से आप यू आर वर्किंग क्लोजली विद द यूनिवर्सिटीज, इंजीनियरिंग एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द upliftment of professional education, Indian education system, introducing latest technologies and innovation while strengthening their linkage with our nationalistic values, rich past, Indian knowledge system and Indian cultural heritage. इसके अलावा अपनी मूल जो एल्मा मैटर है, जो हमारी जो जिस रुड़की से आप पढ़ लिख कर बाहर निकले, उसके एल्यूमिनी एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट आप रहे हैं, रुड़की हेरिटेज फाउंडेशन बोर्ड के मेंबर रहे हैं, और लगातार शिक्षा की विभिन्न संस्थाओं से जुड़कर, सरकार की विभिन्न बॉडीज से जुड़कर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की लाइट में देश में शिक्षा किस तरह से आगे बढ़े इंटीग्रेटेड रूप में, उसमें कोर वैल्यूज, नेशनलिस्ट वैल्यूज को किस तरह शामिल किया जाए और 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने में हमारा युवा बने, इन सब बातों को लेकर कलसी जी आगे बढ़ रहे हैं। हमारा बहुत सौभाग्य है कि आज आपने सहमति दी है इस कार्यक्रम में। मैं वहां पर उपस्थित कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं, गीता जी अन्य कार्यकर्ताओं से, कि हम सब की तरफ से आदरणीय कलसी जी का अभिनंदन करें। बहुत आभार। हम आदरणीय कलसी जी को सुने उससे पहले, क्योंकि हमारे संगठन के बारे में बहुत सारे देश भर से कई विश्वविद्यालयों के कुलपति, प्रोफेसर्स और बाकी फैकल्टी जुड़ी हुई है, एबीआरएसएम एक लंबे समय से देश में शिक्षा और शिक्षकों की समस्याओं को सकारात्मक रूप से उठाते हुए राष्ट्र निर्माण को अपने केंद्र में रख के काम कर रहा है। 1988 में एबीआरएसएम की यात्रा प्रारंभ हुई और ये ध्यान में आया कि केवल शिक्षक समस्याओं के लिए शिक्षक संगठन नहीं होने चाहिए, शिक्षा किस तरह चलेगी देश की, समाज पर उसका क्या प्रभाव होगा और राष्ट्र को किस दिशा में लेकर जाना है, इन सब चीजों को लेकर एक त्रिसूत्री को आधार बनाकर एबीआरएसएम ने काम शुरू किया। राष्ट्र के हित में शिक्षा, शिक्षा के हित में शिक्षक और शिक्षक के हित में समाज, इस त्रिसूत्री के आधार पर 1988 में बीज रूप से अपनी यात्रा एबीआरएसएम ने प्रारंभ की। आज देश भर के 12 लाख शिक्षक प्री प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक के एबीआरएसएम की इस गंगोत्री, जो जहां से 1988 में प्रारंभ हुई, उससे बढ़ते हुए जो विशाल गंगा बही है, उससे जुड़े हैं। 12 लाख शिक्षक, अभी 28 राज्यों में हमारा काम है और आज लगभग 200 यूनिवर्सिटीज के टीचर्स, 150 से 200 यूनिवर्सिटीज के टीचर्स हमारे साथ जुड़े हैं। इस कार्यक्रम में हमारे साथ महासंघ के प्रमुख कार्यकर्ता जो अखिल भारतीय दायित्व पर हैं वो भी जुड़े हैं। उनमें हम सबके मध्य हैं हमारे आदरणीय अध्यक्ष प्रोफेसर जेपी सिंघल जी, हमारे साथ जुड़े हैं। प्रोफेसर जेपी सिंघल जी जयपुर से आते हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी के एक्स वाइस चांसलर रहे हैं। हमारे संगठन मंत्री महेंद्र कपूर जी प्रचारक हैं। हमारे सह संगठन मंत्री जी लक्ष्मण जी प्रचारक हैं, बेंगलुरु केंद्र, महेंद्र जी का केंद्र दिल्ली है। महेंद्र कुमार जी हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष लखनऊ केंद्र है, प्रचारक हैं। निर्मला यादव जी हमारी वरिष्ठ उपाध्यक्ष है, उत्तर प्रदेश के पूरे संगठन को विशेष रूप से देखती हैं।
और शिवानंद सिंदन केरा जी हमारे महामंत्री कर्नाटक से आते हैं, ये सब जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अखिल भारतीय स्तर के कई पदाधिकारी साथ में जुड़े हैं, सबका परिचय कराना संभव नहीं है, लेकिन क्योंकि हम बहुत तेजी से इस व्याख्यान पर आना चाहते हैं, इस व्याख्यान की इंपॉर्टेंस क्या है, आखिर नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क है क्या, और क्यों जरूरत पड़ती है नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क की। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिसकी बात करती है कि हम सारे साइलोस को तोड़ते हुए, सारे हार्ड सेपरेशन को तोड़ते हुए, और एबीआरएसएम जिसकी बात करता है कि स्कूल से लेकर हायर एजुकेशन तक एक स्मूथ क्रेडिट एक्सचेंज जिसके अंदर हमारी एकेडमिक्स भी हो, स्किल्स भी हो और एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी हो, इन सब के क्रेडिट और सारे साइलॉस तोड़ते हुए वोकेशनल और एकेडमिक्स के, एक्स्ट्रा करिकुलर, करिकुलर या को करिकुलर के, इन सब को तोड़ते हुए एक स्मूथ क्रेडिट फ्रेमवर्क जो देश की शिक्षा का भविष्य हो सकता है, वो कैसा हो सकता है, इस बारे में मैं आग्रह करता हूं आदरणीय कलसी जी से कि वे अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। साथ ही इस कार्यक्रम में जो उपस्थित श्रोतागण हैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो जो भी, यदि इस बीच में आपकी कोई भी क्वेरी आती है तो कृपया चैट बॉक्स में डालिए, चैट बॉक्स में अपना नाम और अपनी यूनिवर्सिटी या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट का नाम, ताकि इस व्याख्यान के बाद कलसी जी के साथ हम जब इंटरेक्ट करें तो कुछ हमारी जो जिज्ञासाएं हैं उनका समाधान मिल सके। मैं आदरणीय कलसी जी से आग्रह करता हूं कि हम सबका प्रबोधन करें। आदरणीय कलसी जी। धन्यवाद। यहाँ उपस्थित माननीय महेंद्र कपूर जी, संगठन मंत्री एबीआरएसएम, प्रोफेसर गीता भट्ट जी, प्रोफेसर राजेश जी, प्रोफेसर राकेश जी, प्रोफेसर माधव गोविंद जी, एबीआरएसएम के बाकी महानुभाव जो जुड़े हुए हैं, 200 से अधिक यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स, कॉलेजेस के प्रिंसिपल, स्टाफ मेंबर साहबान, मुझे आज बहुत खुशी है कि आप सबसे एनसीआरएफ के बारे में विचार साझा करने का यह अवसर प्राप्त हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है, जो सपना है, विश्व गुरु बनने का है, सुपर पावर बनने का नहीं है। दोनों में बहुत फर्क है। और विश्व गुरु जो हमने बनना है, उसके लिए जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है वो हमारा इट इज कंपासिंग ऑल सिस्टमैटाइज्ड डिसिप्लिन्स ऑफ नॉलेज। हमें जो ये रिच नॉलेज है, जो रिच लेगेसी है, इसको वर्ल्ड को एज ए हेरिटेज देना है, इसको नर्चर करना है, प्रिजर्व करना है, इसमें फर्दर रिसर्च करनी है, इसको एनहांस करना है और इसको नए नए जगहों पर ले जाके इसका यूज करना है, इंक्लूडिंग अपने एजुकेशन सिस्टम में। इसी तरह से अगर मैं बात करूं अपने एजुकेशन सिस्टम की, अगला स्लाइड चलेगा, ये आपका चल नहीं रहा, नेक्स्ट स्लाइड जस्ट। तो एंशिएंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है, इसमें जब दुनिया में कहीं और कल्चर जो है वो कायम भी नहीं हुआ था, उस समय हम ये तर्क वितर्क, वाद विद्या, साध्य, सिद्धांत, हेतु, उदाहरण, समाधारण, साथ में प्रत्यक्ष, अनुमान, प्रमाण, ये सब टेक्निक्स हम उस समय यूज करते रहे हैं। और हमारे 64 कलाएं और 14 मेन विद्याएं हम बच्चों को पढ़ाते रहे। इनकी लिस्ट मैं शेयर कर सकता हूं आपके साथ, वो मैं प्रेजेंटेशन के बाद शेयर करूंगा। और इसमें ऐसे ऐसे विद्याएं हैं जो आज के युग में भी बहुत ज्यादा कंटेम्परेरी है, इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से जो आज की डेट में हम एविडेंस बेस्ड एजुकेशन की बात करते हैं, तो ये एविडेंस बेस्ड एजुकेशन जो है हम पुराने समय से इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। और यही
प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि जो हमने अपने एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम को अगर लाना है तो प्रमाण के साथ दुनिया को दिखाना है। ये दुनिया प्रमाण समझती है और ये प्रमाण के साथ ही हम सबको ये दिखाना चाहेंगे। एजुकेशन ट्रेंड्स में हायर एजुकेशन की बात करूं, आज हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन जुड़े हुए हैं। इसमें 80% जो विद्यार्थी हैं मेरे वो यूजी लेवल के हैं, अंडर ग्रेजुएट लेवल के हैं। 19.5% जो है वो पीजी लेवल के हैं और 0.5% जो पीएचडी लेवल के। और ये यूजी लेवल पे मैं देखूं तकरीबन 200 कोर्सेज हैं मेरे। तो ये तकरीबन जो 200 कोर्सेज हैं इनमें ये 80% विद्यार्थी मेरे हैं। इसमें से 10 कोर्स ऐसे हैं जिसमें उसमें से 80% है। इसका मतलब 64% विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 200 में से केवल 10 कोर्सेज लिए हुए हैं। ये एक बहुत समझने की बात है। और अगर इन 10 कोर्सेज में अगर मैं स्किल को इंटीग्रेट कर पाता हूं तो एक बहुत बड़ा स्किल गैप जो है वो मैं रिमूव कर पाऊंगा अपने बच्चों के लिए। अगर मैं वर्कफोर्स देखूं तो वर्कफोर्स में मेरे 30% लोग जो हैं नॉन लिटरेट हैं, 25% प्राइमरी तक पढ़े हैं, 18% मिडिल है, 12% सेकेंडरी है और हायर सेकेंडरी 6% है। तो केवल 9% लोग ऐसे हैं जो 12वीं से ऊपर पढ़े हैं, जो यूजी पीजी या जिन्होंने डिप्लोमा किया है। और इसमें अगर मैं फॉर्मल स्किलिंग वाले वर्कर्स देखूं तो हमारे यहाँ 5% से कम है, जबकि अगर मैं बाकी कंट्रीज में देखूं यूके 68%, जर्मनी 75%, जापान 80%, साउथ कोरिया 96%। तो ये बहुत बड़ा परसेंटेज है जिसको हमें स्किलिंग की तरफ ले जाना पड़ेगा। इससे हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। एक पॉजिटिव चीज ये है कि तकरीबन 50% लोग ऐसे हैं जिनको हमारे यहाँ जिनके पास कुछ बेसिक डिजिटल स्किल्स हैं जो कि स्मार्टफोन से आई हैं। स्मार्टफोन के ऊपर जो डिजिटल इवन हम यूपीआई के थ्रू जो एक्सचेंजेस करते हैं उसके थ्रू आई है। मैं बताना चाहूंगा पिछले महीने का जो डिजिटल ट्रांजैक्शन था वो 16 लाख करोड़ का एक महीने में था। 16 लाख करोड़। इसका मतलब पूरे साल का जो मेरा ट्रांजैक्शन है वो मेरा 190 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन एक साल का हुआ। और 190 लाख करोड़ का मतलब ये हुआ कि मेरा 40 लाख करोड़ का जो देश का बजट है उसको मैंने 4.5 गुना जो है एक साल में घुमा दिया, उस पैसे को दोबारा घुमा दिया। तो डिजिटल इकोनॉमी से कितना बड़ा फायदा हमें हुआ है, कितना हमारा जो हमारी इकोनॉमी का वेग बढ़ा है, वेलोसिटी बढ़ी है, ये एक बहुत खुशी की बात है। अभी एक स्टडी की मैं बात करता हूं, ये एक्सेंचर की स्टडी है जो बताती है कि हमारी कितनी क्यूमुलेटिव जीडीपी ग्रोथ रेट एज रिस्क है अगर हम अपने लोगों की स्किलिंग नहीं करते। जो स्किलिंग का हमारा लेवल है उसको वो रहने देते हैं तो $2 ट्रिलियन इंडिया 2018 से 2028 के बीच ही लूज करने वाला है। इसका मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा भाग हम अपनी स्किलिंग में ऐड कर सकते हैं अगर हम अपने लोगों को स्किल करें। और इसमें जो ये ग्रोथ रेट है 2.3% ग्रोथ रेट जीडीपी की हमारी बढ़ जाएगी। 6.5 आज है, 8.8 हो जाएगी अगर मैं अपने लोगों को ढंग से स्किल कर पाऊं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम्स है कि लिमिटेड मोबिलिटी है अभी वोकेशनल एजुकेशन हायर एजुकेशन के बीच में। स्किलिंग और वोकेशनल एजुकेशन को एज लास्ट ऑप्शन देखा जाता है। प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन स्किल बच्चों के पास है नहीं। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो मेरी लो है, स्कूल्स में ड्रॉप आउट मेरा हाई है। और जो इंडस्ट्री को जो चाहिए उसका एजुकेशन के साथ एक डिस्कनेक्ट है। और जो मेरी एजुकेशन एंटरप्रेन्योरशिप है वो इनोवेशन ड्रिवन नहीं है। और जो लोअर प्रोडक्टिविटी लेवल्स हैं दे आर लिंक टू लो लेवल्स लैक ऑफ अपस्किलिंग। अब जो लोग स्किलिंग जिनकी हो रखी है उनको भी आगे फर्दर स्किल करने की जरूरत है, जिसकी मेरे पास बहुत कम अपॉर्चुनिटीज अभी तक थी, जो अभी आपको बहुत ज्यादा मिलने वाली है। अगर फ्यूचर ऑफ एजुकेशन की मैं बात करूं तो अभी एजुकेशन 4.0 का युग चल रहा है।
जिसमें इनोवेशन एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन इसका मेन मंत्रा है। इसमें इनोवेशन इंटेंसिव अप्रोच है। इसमें मेरे पास टोटल जो स्किल डेवलपमेंट फॉर एडवांसमेंट ऑफ इंडस्ट्री मैंने लिया हुआ है। इसमें हर तरह की मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जो है वो है, इसमें इनको शामिल किया हुआ है मैंने। आईटी की टेक्नोलॉजीज, क्लाउड कंप्यूटिंग से लेकर के स्मार्ट टेक्नोलॉजीज सारी हैं। एक्टिव एंड ब्लेंडेड लर्निंग इसमें मेथड्स का उपयोग है। एक्टिव ब्लेंडेड लर्निंग इसलिए बिकॉज जब तक मैं अपनी लर्निंग को कंप्यूटर के जरिए, इंटरनेट के जरिए बढ़ाऊंगा नहीं, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कैसे मैं कवर करूंगा। एजुकेशन 4.0 का मैं बाकी ट्रेंड्स देखूं तो इसकी फिलॉसफी में एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो ह्यूटागोजी जिसको मैं कहूं, जिसमें सेल्फ एक्सप्लोरेशन, मेटाकॉग्निशन, सेल्फ डिटरमिन्ड एफिकेसी है, बियॉन्ड वंस ओन एक्सपर्टीज एंड डिसिप्लिन मैं सीखता हूं जाकर के, नॉन टीचर सेंटर्ड लर्निंग है, साथ ही प्रोसेस ओरिएंटेड लर्निंग, बियॉन्ड कंटेंट ओरिएंटेड लर्निंग और नॉन लीनियर डिजाइन ऑफ कोर्सेज एंड कोर्स मटेरियल है। इसके साथ ही जो एजुकेटर का रोल है, टीचर का रोल है, वो भी मेंटर, कोच, कोलैबोरेटर, रेफरी का रोल बन रहा है, रेफरेंस का रोल बन रहा है। स्टूडेंट का रोल जो है बहुत एक्टिव हो गया है, हाईली इंडिपेंडेंट हो गया है, वो अपनी ट्रेजेक्टरी का खुद डिजाइनर बन गया है। अप्रोच हमारी स्टूडेंट सेंट्रिक है। लर्निंग आउटकम जो है उसमें ट्रेनिंग ऑफ की कॉम्पिटेंसीज जो है, सॉफ्ट और हार्ड, उस पर मैं कंसंट्रेट कर रहा हूं। उसके ऊपर मैं डिटेल में आऊंगा। इसके जो एनेबलर्स हैं, मेरे आईसीटी टूल्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं जो आईटी से पावर्ड है, बेस्ड ऑन ऑनलाइन सर्विसेज है मेरी, साइबर एंड फिजिकल स्पेसेस, बोथ शेयर्ड एंड इंडिविजुअल। मैंने ब्लेंडेड लर्निंग की बात की थी। और इवन जो इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज, जो कनेक्टिविटी, डिजिटाइजेशन, वर्चुअलाइजेशन में यूज कर रहा है। इसी तरह से एक पीरागॉजी है जिसको मैं यूज कर रहा हूं। ये एक दूसरी फिलॉसफी है जिसमें पीयर टू पीयर लर्निंग और कोलैबोरेटिव लर्निंग की मैं बात करता हूं। और साइबरगॉजी है जिसमें कॉग्निटिव डोमेन्स, इमोशनल डोमेन्स और सोशल डोमेन्स की मैं बात करता हूं। अब मैं आता हूं कि आने वाले समय में क्या आने वाला है मेरे पास। 13 मेगा ट्रेंड्स, ये 2030 के फ्रॉस्ट एंड सुबिलान की रिपोर्ट है कि 2030 के 13 मेगा ट्रेंड्स हैं विच आर फॉर्मिंग 12 ट्रांसफॉर्मेशनल थीम्स। और इनका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है हमारी एजुकेशन, फ्यूचर ऑफ वर्क और स्किल्स पर आने वाला है, जिसमें कनेक्टिविटी, कन्वर्जेंस सबसे बड़ा एक मुद्दा है, जिसमें 5G से लेकर के स्पेस कनेक्टिविटी है, डेटा मोनेटाइजेशन है, एज कंप्यूटिंग है, सर्विसेज 2.0, ब्लॉकचेन, ये सारी नई किस्म की टेक्नोलॉजीज है। फिर कॉग्निटिव एरा है जिसमें मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, फ्यूचर ऑफ कंप्यूटिंग है, इंटेलिजेंट डिजिटल असिस्टेंट, सारी चीजें इसमें आ रही हैं। फिर ब्रिक एंड क्लिक्स है। फिर स्मार्ट जो है, स्मार्ट इज न्यू ग्रीन, स्मार्ट प्रोडक्ट्स, स्मार्ट सिटीज। सोशल ट्रेंड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सोशल ट्रेंड्स में अगर मैं देखूं तो इसमें एजिंग पॉपुलेशन, जनरेशन वाई, जनरेशन जेड, जो वुमेन एज न्यू कस्टमर बेस राइज कर रहा है, राइजिंग मिडिल क्लास है, न्यू नेशनलिज्म है, फ्यूचर रोल ऑफ गवर्नमेंट्स बदल रहा है, नए नए बिजनेस मॉडल हमारे पास आ रहे हैं। हेल्थ एंड वेलनेस एक बहुत बड़ा एरिया है जो आगे जॉब्स को इम्पैक्ट करने वाला है। फिर एक इनोवेटिंग टू जीरो, जिसमें जीरो वेस्ट, जीरो एनर्जी, जीरो कार्बन फुटप्रिंट, इसमें जीरो क्राइम रेट, जीरो ईमेल, जीरो फर्टिलिटीज वगैरह, इनकी बात ऑलरेडी बहुत देर से हम कर रहे हैं, लेकिन ये और जोर पकड़ रही है। इकोनॉमिक ट्रेंड्स में सारी इकोनॉमी जो है वो इस समय यूएस से हट के इंडिया, चाइना की तरफ कंसंट्रेट कर रही है। फोकस सारा इधर आ रहा है। अर्बनाइजेशन, जिसमें सिटी एज अ कस्टमर, मेगा कॉरिडोर्स, मेगा सिटीज, मेगा रीजन्स, मेगा स्लम्स। फिर इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा एक एरिया है जो खुला हुआ है, आगे भी खुलने वाला है। एनर्जी का सेक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ग्रीन एनर्जी खास करके, जिसमें हाइड्रोजन है, जिसमें बायोफ्यूल्स है। बायोफ्यूल अलायंस अभी प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस की है G20 के समय पर।
फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी एक बहुत बड़ा एरिया है जो हमारे सामने आया है। और ये सब चीजें 12 ट्रांसफॉर्मेशनल थीम्स जो ये मेगा ट्रेंड्स है ये पैदा करेंगे, जो हमारी टोटल एजुकेशन और स्किल को इम्पैक्ट करेगी। अभी हम इंडस्ट्री 4.0 जो कि साइबर फिजिकल सिस्टम और जो नेटवर्किंग मशीन्स की मशीन लर्निंग से लेकर के IoT से सब निहित था, वहां से हम इंडस्ट्री 5.0 मूव कर रहे हैं, जो बेसिकली ह्यूमन रोबोट कोलैबोरेशन है, कॉग्निटिव सिस्टम्स है और हाइपर कस्टमाइजेशन है एक तरह से। तो जिसमें फोकस ऑन डिलीवरिंग कस्टमर एक्सपीरियंस है, हाइपर कस्टमाइजेशन है, रिस्पॉन्सिव एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सप्लाई चेन है, एक्सपीरियंस एक्टिवेटेड जो हमारे प्रोडक्ट्स है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारी मैन पावर जो है वो दोबारा फैक्ट्रीज वापस आ रही है, बिकॉज ये ह्यूमन रोबोट कोलैबोरेशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब मैं आता हूं इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन और जो नई कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रप्टिव एजुकेशन पॉलिसीज आ रही है क्या। आप सब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से भली भांति परिचित हो। फाउंडेशनल पिलर्स इसके जो 5 है बहुत इंपॉर्टेंट है: एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क आया और नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क में क्या किया गया कि क्रेडिट्स इंटीग्रेट किए गए, चाहे स्कूल एजुकेशन से हो, चाहे हायर एजुकेशन से हो, टेक्निकल एजुकेशन से हो या वोकेशनल एजुकेशन से हो, स्किलिंग से हो, उनको कैसे एक दूसरे के साथ जोड़ा जाए, उसका क्या प्रावधान हो। साथ ही इसमें इंटीग्रेशन एंड एम्बेडिंग ऑफ वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग एंड स्किलिंग है, जो हमने हर लेवल पर इंटीग्रेट करने का प्रावधान किया है, स्कूल, हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, हर जगह। और ये सब जो होता है ये 3 बेसिक क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क्स हैं जिसके आधार पर जिसको किया जाता है। एक है नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जो हायर एजुकेशन के लिए है। दूसरा है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जो पहले देश की सारी इंडस्ट्री के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बनाया था, जिसको अब NCVT देखता है। इसका अब नया स्वरूप NCRF के लिए निकाला जा चुका है। और तीसरा है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो स्कूल एजुकेशन के लिए, कस्तूरी रंगन कमेटी जी ने इसको बनाया था, इसको किया था और ये अभी लागू हो चुका है, ये भी आ चुका है। इसके साथ जो और चीजें जो इम्पैक्ट कर रही हैं, जो डिसरप्शन ला रही हैं, वो एक तो ऑनलाइन और डिजिटल ब्लेंडेड लर्निंग का जो प्रोविजन है, इसके साथ जो टेक्नोलॉजी के टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज है उनका जो प्रयोग बहुत जरूरी है। दूसरा, एजुकेशन स्किलिंग में जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एरियाज है उनका जुड़ाव, उनको पढ़ाना भी AI से लेकर के जो हर नई टेक्नोलॉजी, AI, क्लाउड कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशन, 5G टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, ये सब हमको एजुकेशन में लाना है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं हर जॉब रोल में इसकी डिमांड होने वाली है। और अभी G20 में भी डिस्कस हुआ फ्यूचर ऑफ वर्क। फ्यूचर ऑफ वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने लोगों को हम फ्यूचर ऑफ वर्क के लिए कैसे तैयार करें। 60 सेक्टर में हम काम करते हैं और इन 60 सेक्टर में फ्यूचर ऑफ वर्क की क्या रूपरेखा हो, कौन सी जॉब खत्म होंगी, कौन सी जॉब्स आगे नहीं आएंगी, किस टाइम फ्रेम में आएंगी, उसमें क्या एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स चाहिए, क्या सॉफ्ट स्किल्स चाहिए, क्या लाइफ स्किल्स चाहिए और क्या उसमें फ्यूचर स्किल्स चाहिए, इसका अनुमान लगाना, इसके ऊपर काम करना, ये सबसे बड़ा डिसरप्शन सिस्टम में पैदा कर रहा है। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो एक पहले से बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप है और उसमें एक बहुत बड़ी इन्विजनिंग की गई है जिसमें एजुकेशन इंटीग्रेटेड विद इफेक्टिव स्किल्स सबसे बड़ी है। और उसके साथ उसके जो बाकी के प्रोविजन है, इनके डिटेल्स आपको पता है। मैं नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क कवर करते वक्त इसके बारे में डिटेल में बात करना चाहूंगा। इसमें अब टू रियलाइज द विजन ऑफ NEP 2020, ये सारे रेगुलेटर्स ने एक साथ बैठ करके, सारी मिनिस्ट्रीज जो संबंधित हैं एक साथ बैठ करके नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क पे काम किया। और जो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क है ये क्या करता है, इट प्रोवाइड्स फॉर इंटीग्रेशन ऑफ क्रेडिट फ्रॉम एकेडमिक एजुकेशन, both school and higher education, vocational education and training.
including skilling and relevant experience and proficiency levels after attaining the qualification. ये तीनों को इकट्ठा करता है। कहने का मतलब एजुकेशन, एकेडमिक एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, स्किलिंग और एक्सपीरियंशियल लर्निंग। और ये ऑलरेडी यूजीसी की तरफ से नोटिफाई हो चुका है 10 अप्रैल 2023 को। एनसीवीटी और स्कूल एजुकेशन की तरफ से इसको अडॉप्ट करना था। एनसीवीटी की तरफ से नोटिफिकेशन ऑलरेडी जारी हो चुका है। स्कूल एजुकेशन इस पे काम कर रहा है, जल्दी नोटिफिकेशन जारी कर रहा है। और ये कॉम्प्रिहेंसिव नेटवर्क जो ये फ्रेमवर्क है, और ये कोई रेगुलेशन नहीं है, ये फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क एक अनेबलिंग एक डॉक्यूमेंट होता है जो आपको हर काम करने के लिए एक तरीका देता है। इसका जो बेसिक प्रोविजन है, पहला तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी और होलिस्टिक एजुकेशन को अलाउ करता है। इसमें सारी लर्निंग आउटकम बेस्ड होनी है और असेसमेंट बेस्ड अप्रोच हमने फॉलो करनी है क्रेडिट्स देने के लिए। दूसरा, ये हर तरह का डिस्टिंक्शन है बिटवीन साइंसेज, सोशल साइंसेज, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, ये सब रिमूव करता है। और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मोबिलिटी अक्रॉस दीज डिसिप्लिन को भी अलाउ करता है। इस तरह से मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन से अलाउ करता है। और एकेडमिक इक्विवेलेंस, और इस एकेडमिक इक्विवेलेंस जो स्किल और दूसरी एजुकेशन में, जनरल एजुकेशन में आती है, उसकी वजह से जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मोबिलिटी है उसको भी अलाउ करता है। और ये तीनों जो हमारे क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क्स हैं, नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, नेशनल स्किल एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क और नेशनल स्कूल एजुकेशन के लिए जो क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जिसको कहते हैं हम, इन तीनों को ये इम्प्लीमेंट करता है। एंड इट enables असाइनमेंट ऑफ क्रेडिट्स, एक्यूमुलेशन ऑफ क्रेडिट्स, स्टोरेज ऑफ क्रेडिट्स, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट्स, और इसको कैसे मैं रिडीम कर पाऊं, इसको कैसे मैं डिग्री, डिप्लोमे, सर्टिफिकेट में कन्वर्ट कर पाऊं। अगर 3 डायमेंशन में देखूं तो एक्स एक्सेस पे आप देख पा रहे हैं कि एकेडमिक एक्सेस है, जिसमें लेवल 1 से लेवल 4 तक जो ब्लू पोर्शन है वो स्कूल एजुकेशन का पोर्शन है। इसमें पहली क्लास लेवल 5 है, दूसरी क्लास लेवल 8 है, 8वीं क्लास है, तीसरा 10वीं क्लास है, चौथा 12वीं क्लास है। और फिर यूजी फर्स्ट ईयर 4.5 है, यूजी सेकंड ईयर 5 है, यूजी थर्ड ईयर 5.5 है, यूजी अगर ऑनर्स है तो 6 है, अदरवाइज पीजी फर्स्ट ईयर 6 है, और फिर 6.5 और 7 इसमें पीजी और एमटेक दोनों कवर हो जाती है। और 8वां लेवल जो है वो पीएचडी का लेवल है। इसी तरह से स्किल अगर एक्सेस पे देखूं तो स्किल एक्सेस पे भी 8 लेवल्स आपको देखेंगे। ये 8 लेवल्स हैं। इनके लिए क्या एंट्री क्वालिफिकेशन हो, ये आप राइट हैंड साइड पर देख पा रहे हैं कि इसमें नो एजुकेशन प्रिस्क्राइब से लेवल 1 से अगर मैंने स्किल एजुकेशन करनी लेवल 1 पर, तो कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है। फिर 5वीं भी हो सकती है, 10वीं भी हो सकती है, 12वीं भी हो सकती है। और यूजी पीजी के लिए भी स्किल के कोर्सेज अवेलेबल है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और थर्ड एक्सेस जो है वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग का है। इसमें मोटा मोटी बात यह है कि 1200 घंटे की लर्निंग पर ईयर मानी गई है। 1200 घंटे की लर्निंग, यही आईआईटी में पैटर्न है, यही स्कूल एजुकेशन में पैटर्न है, यही मोस्टली यूनिवर्सिटीज फॉलो कर रही हैं। 1200 घंटे की लर्निंग, इसके 40 क्रेडिट है, तो इसका मतलब हुआ 20 क्रेडिट जो है पर सेमेस्टर। लेकिन ये जरूरी नहीं कि इतने ही हो, ये 44 से 48 क्रेडिट पर ईयर भी हो सकते हैं। और ऑन एन एवरेज 30 घंटे पर क्रेडिट जो है इसमें पड़ता है। स्किलिंग में इसमें हम लेक्चर्स में, प्रैक्टिकल्स में और एक्सपीरियंशियल लर्निंग में डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, इससे इसको 30 आवर्स पर क्रेडिट। बट जो हायर एजुकेशन में कई बार ये 15 घंटे का लेक्चर, 30 घंटे का प्रैक्टिकल और 45 घंटे की एक्सपीरियंशियल लर्निंग का एक क्रेडिट मिलता है, वो भी किया जा सकता है। लेकिन मोटा मोटी 1 साल के 40 क्रेडिट, 1 सेमेस्टर के 20 क्रेडिट वो पक्का है। और इसमें जो असेसमेंट है वो मैंडेटरी है। कोई भी स्किलिंग है जिसको आपने अगर क्रेडिट में कन्वर्ट करना है तो उसकी असेसमेंट जरूरी है। असेसमेंट के बिना संभव नहीं है। और इस लर्निंग में हर किस्म की लर्निंग को इंक्लूड किया गया है। आप देख पा रहे हैं लर्निंग चाहे क्लासरूम की हो, लैब्स की हो, प्रोजेक्ट्स की हो, असाइनमेंट्स, ट्यूटोरियल्स की हो, या स्किलिंग की हो, वोकेशनल एजुकेशन की हो, फील्ड विजिट्स है, इंडस्ट्री अटैचमेंट्स है,
ऑनलाइन है या ब्लेंडेड लर्निंग की है, एग्जामिनेशन क्लास टेस्ट है, या जिसमें इंटर्नशिप अप्रेंटिसशिप एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, या इवन स्पोर्ट्स एंड गेम्स है, फिजिकल एक्टिविटीज है, परफॉर्मिंग आर्ट, म्यूजिक, योगा, हैंडीक्राफ्ट वर्क, बैगलेस डेज, सब कुछ इसमें संभव है। इसी तरह से सोशल वर्क है, कम्युनिटी वर्क है, एनसीसी है, श्रमदान है, डिबेट है, डिस्कशंस है, ये सब क्रेडिटाइज हो सकते हैं। इसको क्रेडिटाइज करने का तरीका इसमें रखा गया है। और अगर मेजर कंपोनेंट्स अगर मैं लर्निंग के देखूं तो इसमें स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, तीनों में जो मेजर कंपोनेंट्स है वो नॉलेज, स्किल्स, प्रोफेशनल लर्निंग और एप्टीट्यूड, चार चीजें हैं। नॉलेज में देखूं तो फैक्चुअल नॉलेज, कंसेप्चुअल नॉलेज, कॉग्निटिव नॉलेज और मेटा कॉग्निटिव नॉलेज। और स्किल्स में हर किस्म की स्किल्स इंक्लूडिंग अप्लाइड स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स सब आ सकती हैं। जबकि प्रोफेशनल लर्निंग में मैं अपनी नॉलेज को अप्लाई करता हूं, एनालाइज करता हूं, सिंथेसाइज करता हूं, इवैल्यूएट करता हूं, क्रिएट करता हूं। और एप्टीट्यूड में मेरी जो एबिलिटी, पर्सनल जो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एबिलिटीज है, लॉजिकल रीजनिंग है, वर्बल एबिलिटी है, मेरी ईक्यू, एसक्यू, आईक्यू, पर्सनालिटी ट्रेट्स, सब कुछ आ जाता है। और इनको मैं इम्पार्ट कैसे करूं, वो प्रोविजन है थ्योरी, प्रैक्टिकल, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप, ट्यूटोरियल, अप्रेंटिसशिप, किसी भी ढंग से इन स्किल्स को इम्पार्ट किया जा सकता है। ये सारे सिस्टम को एनसीआरएफ रिकॉग्नाइज करता है। अगर मैं इसको एक सिंगल टेबल में देखना चाहूं तो 5 साल की फाउंडेशनल स्किलिंग, फाउंडेशनल एजुकेशन से शुरू होता है बच्चा। 3 साल का जब बच्चा है तब से शुरू होता है। उसके बाद 3 साल की प्रिपरेटरी है, 5वीं कक्षा में पहुंचता है, उसका लेवल 1 हो जाता है, जो रेड में आप उसका एनसीआरएफ लेवल देख पा रहे हैं। इसी तरह से 8वीं तक पहुंचते पहुंचते उसका लेवल 2 है। और उसके बाद फिर 9वीं के लिए 2.5, 10वीं के लिए 3, 11वीं के लिए 3.5, 12वीं के लिए 4, यूजी फर्स्ट ईयर 4.5, यूजी सेकंड ईयर 5, यूजी थर्ड ईयर 5.5, यूजी फोर्थ ईयर 6। और फिर एमटेक कर रहा है तो एमटेक फर्स्ट ईयर 6.5, एमटेक सेकंड ईयर 7, पीएचडी 8। और अगर 3 साल की अगर डिग्री है तो 6 पे उसका पीजी फर्स्ट ईयर है, 6.5 पे पीजी सेकंड ईयर। और इसको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस से मैं इसमें क्रेडिट्स ला सकता हूं। अभी जो एनसीआरएफ में प्रोविजन किया गया है कि आप किसी भी यूजी पीजी कोर्स के लिए अप टू 50% जो अपने क्रेडिट्स हैं वो स्किल बेस्ड एजुकेशन से अर्न कर सकते हैं। और ये जो स्किल बेस्ड एजुकेशन है ये आपकी नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क पर भी हो सकती है और नेशनल स्किल एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क पे हो सकती है। दोनों में से आप किसी पे कर लें। और दोनों को आपको अपने करिकुलम में इंटीग्रेट करना है। अगर आप नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क में जाते हैं, कोई आप स्किल डिजाइन कीजिए, अपनी हाईएस्ट एकेडमिक बॉडी से अप्रूव कराइए, उसको चला लीजिए, उसको असेस कीजिए, उसके क्रेडिट्स लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क में ऑलरेडी 6000 क्वालिफिकेशन जो है वो एनसीवीटी ने बना के डाली हुई हैं। उनको भी उठाया जा सकता है, उनको भी अपने हायर एजुकेशन के करिकुलम में इंटीग्रेट किया जा सकता है। वहां पर भी स्किल्स जो है वो 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7 लेवल पर अवेलेबल है और उनको करस्पॉन्डिंग क्लास के सिलेबस में डाला जा सकता है और डाल करके उन स्किल्स को दिया जा सकता है, उसकी असेसमेंट की जा सकती है, उसको भी ट्रीट किया जा सकता है एज एकेडमिक्स एंड स्किलिंग का टोटल मिला करके उसके बेसिस पे डिग्री दी जा सकती है। अब अगर मैं देखूं कि जो मेरा स्कूल के लेवल पर प्री स्कूल मेरा एनसीआरएफ लेवल 0.1 से लेकर के लेवल 4 तक जाते हुए मैंने बताया था 12वीं क्लास लेवल 4 पहुंचती है। और इसमें जो मेरे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं बहुत क्लियरली डिफाइंड है, एनसीएफ उनको बहुत क्लियरली डिफाइन करता है। इसके मुताबिक मैं कोर्सेज डिजाइन करता हूं। इसमें मैं वोकेशन को भी डाल सकता हूं। इसमें मेरे अभी उन्होंने 4 मेन ग्रुप्स बनाए हैं जिसके 8 सब ग्रुप्स बनते हैं। और उसमें मैं देख रहा था उसमें 2 को छोड़ के
बाकी 6 सब ग्रुप्स में स्किलिंग किसी न किसी माध्यम से किसी न किसी रूप में ऐड की जा सकती है, लगाई जा सकती है। हायर एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो हायर एजुकेशन में 4.5 से शुरू होके जो यूजी सर्टिफिकेट है, 5 यूजी डिप्लोमा है, 5.5 जो है वो बैचलर्स डिग्री है, 6 जो है बैचलर्स डिग्री विद ऑनर्स है, और उसके बाद मैं 6 पर पीजी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर भी हो सकता है अगर 3 साल की अगर डिग्री है, 6.5 पर मास्टर्स डिग्री हो जाएगी, और अगर एमटेक है तो 6.5 पर एमटेक फर्स्ट ईयर है और 7 पर एमटेक सेकंड ईयर है, 8 पर डॉक्टर है। और इसी तरह से जो इसकी लर्निंग आउटकम के बेसिस पर हम लेवल को डिफाइन करते हैं, इनको हम कहते हैं लेवल डिस्क्रिप्टर्स। और ये लेवल डिस्क्रिप्टर्स अगर आप देखेंगे कि यूजीसी ने भी बहुत क्लियरली जो अपने नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क में डिफाइन किए हुए हैं, और नेशनल स्किल एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क में भी ये बहुत इनको डिटेल में बताया गया है। जो स्किल एजुकेशन है वो लेवल 1 से लेके 4 तक स्कूल एजुकेशन के लिए भी उचित है, ली जा सकती है, जहां से लेवल 4.5 से लेवल 8 तक उसको लेकर के हायर एजुकेशन में भी इंटीग्रेट किया जा सकता है, दोनों जगह पे इंटीग्रेट हो सकती है। और इसमें जो लेवल डिस्क्रिप्टर्स है, इसमें ये 5 मेन चीजें हैं जिनको हम ध्यान में रखते हैं जब हम इसका लेवल डिसाइड करते हैं। पहला है उसका थ्योरेटिकल नॉलेज, जो थ्योरेटिकल नॉलेज इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशनल थ्योरेटिकल नॉलेज। दूसरा है उसकी टेक्निकल स्किल्स और उसकी हैंड्स ऑन स्किल्स जो है, उसकी एक्सपर्टीज। तीसरा है उसकी एम्प्लॉयमेंट रेडीनेस, उसकी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स या उसका माइंडसेट। चौथा है उसकी ब्रॉड लर्निंग आउटकम्स, और पांचवा है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल। इन 5 आयामों पर हर एक क्वालिफिकेशन को मापा जाता है, परखा जाता है, तो उसका लेवल अलॉट होता है। लेवल जो है वो नोशनल नंबर ऑफ आवर्स कितने उसने उस लेवल पे लगाने हैं उसके ऊपर भी निर्भर करता है। तो ये एक नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है जो एनसीवीटी ने नोटिफाई किया हुआ है, अवेलेबल है साइट पर, आप देख सकते हैं, इसके बारे में और डिटेल में पढ़ सकते हैं। एक मैं बताना चाहूंगा कि अगर मैंने किसी भी लर्निंग को क्रेडिटाइज करना है तो उसका क्या तरीका है। उसका तरीका है कि सबसे पहले तो मैं डिजायर्ड लर्निंग आउटकम डिफाइन करूं प्रॉपरली, और ये डिजायर्ड लर्निंग आउटकम जो है इसमें मुझे एनसीआरएफ लेवल भी बताना पड़ेगा, उसके नोशनल लर्निंग आवर्स भी बताने पड़ेंगे, और ये भी मुझे बताना पड़ेगा कि मैंने उसकी असेसमेंट कैसे करनी है। और ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन भी अपने लेवल पे कर सकते हैं और रेगुलेटर्स तो कर ही सकते हैं। दूसरा है कि कैरी आउट एजुकेशन एंड स्किलिंग लर्निंग का प्रोसेस जो है इसको कैसे किया जाए और इसमें क्या क्या इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो इसको करने के लिए इसमें एकेडमिक एजुकेशन आ सकती है, वोकेशनल आ सकती है, ट्रेनिंग आ सकती है, स्किलिंग आ सकती है, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, प्रोजेक्ट वर्क, सब कुछ इसमें आ सकता है। ये ऑनलाइन भी हो सकती है, ब्लेंडेड भी हो सकती है। और इसमें सॉफ्ट स्किल्स भी मैं ऐड कर सकता हूँ। तीसरा है असेसमेंट। असेसमेंट जो है मैंडेटरी है, जब तक असेसमेंट नहीं होगी क्रेडिट्स नहीं मिलेंगे। असेसमेंट का तरीका मुझे, जब मैंने इसको नोटिफाई किया था, मुझे उस समय डिफाइन करना पड़ेगा, और समय डिफाइन करने के साथ साथ मुझे असेसमेंट करके उसको क्रेडिट तब देने पड़ेंगे। और उस असेसमेंट को जो मैं करूंगा वो इंडिपेंडेंट और क्रेडिबल असेसमेंट होनी चाहिए, एक प्रोसेस फॉलो होना चाहिए, और उसका मुझे एविडेंस जो है वो एक रिकॉर्ड करके रखना है। क्या एविडेंस है कि इसने इसको पास किया, बिकॉज ये इसके क्रेडिट सारी उम्र यूज होने वाले हैं, और कभी भी उन क्रेडिट्स को निकाल के अपने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से वो इस्तेमाल कर सकता है। और इसमें अवार्ड ऑफ क्रेडिट्स, जब उसकी असेसमेंट हो जाएगी तो क्रेडिट्स उसको अवार्ड होंगे, उतने ही क्रेडिट्स अवार्ड होंगे जो मैंने नंबर 1 पे प्रिस्क्राइब किए थे। और वो क्रेडिट्स अवार्ड करने के बाद वो उसके एबीसी में चले जाएंगे, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में चले जाएंगे, और उसके बाद उन क्रेडिट्स को जोड़ करके उसको किसी भी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री में कन्वर्ट कर सकता है। इसी तरह से मैंने स्पेशल प्रोविजन, अगर मैं इस बात करूं तो इसमें स्पेशल प्रोविजन एनसीआरएम में प्रोवाइड किए गए हैं। एक तो एजुकेशन एक्सेलरेशन का है कि कुछ गिफ्टेड बच्चे हैं, क्या वो 1 साल में 2 क्लासेस कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। उसका एक तरीका है, उनकी एक स्पेशल असेसमेंट करनी पड़ेगी। इसी तरह से हैकाथॉन है, ओलंपियाड्स है, क्या ये संभव है? हाँ, ये भी संभव है।
इसमें भी मुझे क्लियरली इनकी लर्निंग आउटकम डिफाइन करनी पड़ेगी, उसको नोटिफाई करना पड़ेगा, उसका लेवल नोटिफाई करना पड़ेगा। फिर उसके ऊपर जो है स्पेशलाइज्ड असेसमेंट मेथड इस्तेमाल करके जो हैकाथन और ओलंपियाड्स को मैं करूंगा, इम्प्लीमेंट करूंगा, वो मुझे बहुत स्ट्रिक्टली करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिवली करना पड़ेगा, अबव बोर्ड होके करना पड़ेगा और हाई स्टैंडर्ड्स को अडेयर करना पड़ेगा, अगर मैं अपने एनसीआरएफ की क्रेडिबिलिटी और इंटीग्रिटी को बचा के रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूं कि दुनिया इसको माने, तो मुझे ये फॉलो करना पड़ेगा। इसी तरह से रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, कि मैंने कहा कि मैंने घर पे पढ़ लिया या घर पे काम सीख लिया, अपने पुरखों से काम सीखा, क्या उसके बदले मुझे सर्टिफिकेट मिल सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल मिल सकता है। आप रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग का प्रावधान उसमें किया गया है। इसकी डिटेल्ड गाइडलाइंस एनसीवीटी ने स्किलिंग के लिए जारी की हैं। इसी तरह से अगर मैं स्कूल एजुकेशन में देखूं तो एनआईओएस क्या करता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग जो है, वो रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग करता है। आप जाते हैं कि मैंने 8वीं क्लास तक लर्न कर लिया, 10वीं तक लर्न कर लिया, सीधे आपको 10वीं के एग्जाम में बैठने देते। ऐसा ही एक प्रावधान जो है वो हायर एजुकेशन में करने की प्रक्रिया चल रही है ऑलरेडी। तो एआईसीटी और यूजीसी इस पे काम कर रहे हैं, बड़ी जल्दी ये आने वाला है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि क्रेडिटाइजिंग जो नेशनल इंटरनेशनल अचीवर्स है उनको कैसे क्रेडिटाइज किया जाए, चाहे इंडियन नॉलेज सिस्टम हो, गेम्स एंड स्पोर्ट्स हो, परफॉर्मिंग आर्ट्स हो, म्यूजिक डांस हो, हेरिटेज ट्रेडिशनल स्किल्स हो, सोशल वर्क हो, ये सबको मैं क्रेडिटाइज कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर नीरज चोपड़ा को अगर गोल्ड मेडल मिला जेवलिन में, तो मैं सोच सकता हूं क्या नीरज चोपड़ा को अगर मैंने अंडर ग्रेजुएट एक डिग्री देनी है और मैंने वोकेशनल एजुकेशन की डिग्री देनी है फिजिकल एजुकेशन में, तो फिजिकल एजुकेशन में वोकेशनल एजुकेशन के तौर पर अगर मैं इसको कंसिडर करूं तो 70% तक उसमें स्किल हो सकती है, 30% उसकी थ्योरी है। तो जिसने एक गोल्ड मेडल अचीव कर लिया, क्या मैं मान सकता हूं कि वो 70% जो स्किलिंग वाला पार्ट है उसको आ गया है? इतने साल उसने उसमें लगाए, अपनी बॉडी के ऊपर, अपनी टेक्निक के ऊपर, अपनी मेंटल कंसंट्रेशन के ऊपर, तो उसको स्किल का पार्ट तो कंप्लीट करा ही सकता हूं मैं। तो उसको 30% छोड़ करके 70% क्रेडिट तो उसको मिल ही जाएंगे, और 30% क्रेडिट उसको अगर अकेडमिक्स के मैं दे पाता हूं तो उसको भी मैं क्रेडिटाइज कर सकता हूं। इसके और भी तरीके निकाले जा सकते हैं, हर किस्म के तरीके, संभव तरीके निकाले जा सकते हैं, जिसको कि जो रिस्पेक्टिव रेगुलेटर्स हैं, ऑटोनमस बॉडीज हैं, उन्होंने इसके ऊपर काम करना है, निकालना है। हमने सारे रेगुलेटर्स ने एक साथ बैठ करके बहुत लंबा विचार किया, जिसमें चेयरमैन यूजीसी, चेयरमैन एआईसीटी थे, मैं था, चेयरमैन नैक थे, और साथ ही मिनिस्ट्रीज के लोग भी साथ बैठे। तो कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी और जो स्किल यूनिवर्सिटीज हैं उनमें हम कैसे स्किलिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके ऊपर है कि ओवरऑल रेगुलेशन जो है वो यूजीसी का यूनिवर्सिटी के ऊपर रहता है। जो प्रोग्राम्स ऑफर करने हैं, कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी मल्टी डिसिप्लिनरी कर सकती है, जबकि स्किल यूनिवर्सिटी प्राइमरली वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम ऑफर करती है। जो परसेंटेज ऑफ स्किल बेस्ड प्रोग्राम कितने हो, उसमें यूजीसी नॉर्म्स है। अभी जो यूजीसी ने जो एनसीआरएफ नोटिफाई किया, अप टू 50% स्किलिंग कंपोनेंट हो सकता है, जबकि जो स्किल एजुकेशन है उसमें मिनिमम 50% है, ये अप टू 70% भी जा सकता है। और यूजीसी के नॉर्म्स के मुताबिक 25% इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, 50% स्किलिंग कंपोनेंट हो सकता है, जबकि वोकेशनल एजुकेशन में 70% तक स्किलिंग कंपोनेंट जा सकता है। इसमें एडमिशन क्राइटेरिया 10+2 जो है वो कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी के लिए है। स्किल यूनिवर्सिटी 10वीं के बाद आपको ले सकती है, 10वीं के बाद 2 साल की आईटीआई है, आईटीआई के 2 साल करने के बाद आपको पॉलिटेक्निक है, और उसके फिर 1 साल के बाद डिप्लोमा है जिसमें यूजी डिग्री है, 2 साल के बाद डिग्री विद ऑनर्स। और जो लेवल ऑफ कोर्सेज हैं 4.5 एंड ऑनवर्ड जो है वो कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी कराती है, जबकि स्किल यूनिवर्सिटी 3.5 से आगे के कोर्सेज जो है सारे करा सकती है। इसी तरह जो जो लेवल ऑफ स्किल कोर्सेज, इसमें जो कौन कौन कैसे कंट्रोल करेगा उसको, कौन सी गाइडलाइंस लगेगी। अगर एनएचक्यूएफ का कोर्स है तो यूजीसी की गाइडलाइंस लगेगी, एनएसक्यूएफ क्वालिफिकेशन है तो उसके ऊपर एनसीवीटी की गाइडलाइंस लगेगी, और डिप्लोमा कोर्सेज हैं तो एआईसीटी की गाइडलाइंस उसके ऊपर लगेगी। इसी तरह से उनका स्टाफिंग का नॉर्म है, इंफ्रास्ट्रक्चर का नॉर्म है,
रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग है, इसके ऊपर भी करस्पॉन्डिंग रेगुलेटर की नॉर्म्स लगेंगी। फिर इसमें बहुत अच्छा प्रोविजन किया गया है इंटर्नशिप, ओजेटी, अप्रेंटिसशिप और वर्क और अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड प्रोग्राम्स हैं, चाहे ये डिग्री हो चाहे डिप्लोमा हो, ये दोनों ही बॉडीज करा सकती हैं। फिर जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स, जो नैक रैंकिंग है, इसमें भी कुछ चेंजेस, बदलाव करने की कोशिश की जा रही है। स्किल यूनिवर्सिटी में क्योंकि पैरामीटर्स, जो मापदंड है वो अलग है, भिन्न है, फर्क है, उसको थोड़ा अलग करने की कोशिश की जा रही है। इसके ऊपर एक कमेटी काम कर रही है। और फिर इसी तरह से जो एस्पिरेशनल नॉमेनक्लेचर है, वो एक यूजीसी या जो संबंधित रेगुलेटर है, एनसीवीटी या इवन एआईसीटी, वो डिसाइड कर सकते हैं। और इसमें मुझे कैसे रिसर्च को एम्बेड करना है, कैसे मल्टीडिसिप्लिनरी बनाना है, इसके ऊपर भी गाइडलाइंस जो है जारी हो रही है। 3 कमेटियां बनाई गई हैं। हाई लेवल कमेटी जो एक बनी है इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उसके नीचे 3 सब कमेटीज हैं, एक हायर एजुकेशन पे, एक स्किल एजुकेशन पे, एक स्कूल एजुकेशन पे। तो तीनों कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है ऑलमोस्ट तैयार कर ली है। रिपोर्ट अब बड़ी जल्दी वो रिपोर्ट आप देख पाएंगे, पब्लिक कंसल्टेशन के लिए डाली जाएगी। ये एक एग्जाम्पल मैंने लिया है हायर एजुकेशन का, 3 साल का यूजी प्रोग्राम या 4 साल का यूजी प्रोग्राम, जिसमें करिकुलम फ्रेमवर्क के मुताबिक डिफाइंड है कि मेजर कोर सब्जेक्ट कितने हो, माइनर के कितने हो, मल्टी डिसिप्लिनरी कितने क्रेडिट्स हो सकते हैं, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज या स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज या वैल्यू एडेड कोर्सेज कितने कितने क्रेडिट्स हो सकते हैं। और इसमें आप देख पा रहे हैं कि अप टू 50%, चाहे मेजर का मैं 50% ले लूँ, माइनर का 50% स्किल बेस्ड कोर्सेज ले लूँ, और ये स्किल बेस्ड कोर्सेज बेसिकली उसी सब्जेक्ट के साथ अलाइंड है, ये कोई अलग से कोर्सेज नहीं है, ये उसी के साथ अलाइंड है। उसके एग्जाम्पल्स मैं अभी आपको दूंगा। जबकि ये स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज, ये एम्प्लॉयबिलिटी के कोर्सेज हो सकते हैं, सॉफ्ट स्किल्स हो सकती हैं, लाइफ स्किल्स हो सकती हैं, और इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं लेक्चर, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट वर्क या ऑन द जॉब ट्रेनिंग, इन सब मेथड के साथ मैं इसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूं, जिसका प्रावधान मुझे करिकुलम में डालना पड़ेगा। इसी तरह से जो मैंने बताया, गाइडलाइंस जो जारी हो रही हैं, उसमें बकायदा सिस्टम दिया गया है कि आप कैसे इनको क्रेडिट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो मोटा मोटी जो लेक्चर्स पर प्रैक्टिकल प्लस ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, इसको इकट्ठा करके 30 से डिवाइड करेंगे तो आपको नंबर ऑफ क्रेडिट्स आ जाएंगे कि वो 30 घंटे का ऑन एवरेज क्रेडिट हम मान के चले। और जो इंटर्नशिप अप्रेंटिसशिप चूंकि महीनों में है, इसलिए उसको हमने 40/12 से किया है, क्योंकि 40 क्रेडिट 12 महीने के हैं, तो जितने महीने के लिए उसने इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप की, दैट मल्टीप्लाइड बाय 40 डिवाइडेड बाय 12, तो ये क्रेडिट्स उसके हो गए। और इसमें जैसा मैंने बताया कि 60 से 70% जो टोटल क्रेडिट्स वोकेशनल प्रोग्राम के स्किल के हो सकते हैं, जबकि दूसरे केस में ये 50% तक हो सकते हैं। मैंने आपको बताया था, जब बीए सपोज कोई बच्चा कर रहा है, तो बीए इंग्लिश के साथ साथ वो ये स्किल के कोर्सेज कर सकता है। क्रिएटिव राइटिंग है, एकेडमिक राइटिंग है, बिजनेस कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग, डॉक्यूमेंटेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन, ये सारे कोर्सेज हैं जो स्किल के कोर्सेज हैं। इनको बीए इंग्लिश के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। इसी तरह से अगर कोई बच्चा फिजिक्स कर रहा है, तो उसके साथ बहुत सारे कोर्सेज, चाहे प्रॉब्लम सॉल्विंग है, मैथमेटिकल स्किल्स है, डेटा एनालिसिस है, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, लिटरेचर रिव्यू, डिडक्शंस है, ये सब कुछ उसके साथ मैं ऐड कर सकता हूं, जिससे भिन्न भिन्न किस्म के जॉब रोल्स बन जाए। इसी तरह से बीकॉम, इसमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से लेके अकाउंट कीपिंग, बजटिंग, फोरकास्टिंग, टैक्स कंप्लायंसेस, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, निगोशिएशंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये सारे स्किल के कोर्सेज हैं जिनको मुझे बीकॉम के साथ पढ़ाना चाहिए। 50% तक मैं क्रेडिट यहां से बच्चे को दे सकता हूं, तो क्यों ना दिया जाए। और इस तरह ये तकरीबन जो 30-40 जो मेन सब्जेक्ट हैं जो बच्चे लेते हैं, उनके लिए ये सब स्किल के करस्पॉन्डिंग कोर्सेज जो है, ये हम लोगों ने बैठ करके सोच के बना दिया। इसमें और हम एडिशन किए जा रहे हैं, यूजीसी के साथ भी शेयर किया है, एआईसीटी के साथ शेयर किया है, हम लोग भी इस पे काम कर रहे हैं। आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूंगा, आप लोग भी इसके ऊपर काम करें। तो इसमें इसके ऑपरेशनलाइजेशन के लिए जैसे मैंने बताया कि 3 कमेटियां काम कर रही हैं, तो ये 14 मुद्दे हैं। हर किस्म के सवाल का जवाब आपको जो एसओपीज जारी हो रही हैं उसमें आपको मिलेगा।
और ये पब्लिक कंसल्टेशन के लिए जल्दी हम ये डॉक्यूमेंट डालने वाले हैं। एनसीआरएफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि ये इंडियन नॉलेज सिस्टम को भी प्रमोट करता है। तो इसमें हम अपना जो रिच हेरिटेज है, एंशिएंट एंड इंडियन इटर्नल नॉलेज है, हमारी जो एम्फसाइजिंग ऑन हेरिटेज स्किल्स है, उसमें रिसर्च है, एनहांसिंग है, ये सब हम आईकेएस में हम कर सकते हैं। और इसमें एनसीआरएफ जो है रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग भी है जो इन सब एरियाज में अलाउ करता है। तो हमने जो पुराना नॉलेज है, जो हमारे पुराने जो वेदों को जानने वाले हैं, उनको मैं कैसे क्रिटिसाइज करूं, कैसे मैं इन कोर्सेज को अपने रेगुलर कोर्स का पार्ट बनाऊं, कैसे मैं इनके ऊपर नए कोर्सेज शुरू करूं, वो सारी चीजें जो है अभी ये अलाउ करता है। तो इसमें है, ये यूजीसी का कहना है कि the National Education Policy 2020 recommends the incorporation of Indian knowledge system into the curriculum at all levels of education. To implement this vision, UGC formulated guidelines, ये जारी हो चुकी हैं UGC की guidelines. A 10-year horizon is envisaged for application of these guidelines along with the revision of modification after 5 years. और NCVT ने इसके ऊपर ऑलरेडी अपनी गाइडलाइंस जो है वो जारी कर दी हैं। NCVT के कुछ अभी जो नई क्वालिफिकेशन जो आई हैं वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो जो लर्निंग जो एंशिएंट भारत से हमारे पास है, क्या उनको आज के कंटेक्स्ट में हम यूज कर सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और मैं समझता हूं कि इसको बहुत अच्छी तरह से हम अपनी एंशिएंट नॉलेज को आज के युग के नॉलेज के साथ अपने क्लासरूम के साथ मिला के यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि हम कैसे बच्चों को एजुकेशन मॉड्यूल्स दें जो उनको रियल वर्ल्ड के लिए प्रिपेयर करें। तो जो हमारे गुरुकुल्स में जो हमारे गुरु थे, वो हमेशा प्रैक्टिकल नॉलेज जो इम्पार्ट करने पे जो उसको वो नॉलेज और रियल लाइफ प्रॉब्लम सोल्यूशन में उसकी मदद करें। और जिसमें सब्जेक्ट्स हैं उसमें एग्रीकल्चर से लेके एग्रीकल्चर, लॉ, एथिक्स, आर्किटेक्चर, वेलफेयर, ये सब कुछ सिखाया जाता था। और उसमें जो बेसिक स्किल्स दी जाती थी, क्रिटिकल एनालिसिस है, इनोवेशन है, क्रिएटिविटी है, लीडरशिप है, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स करा करके इनके ऊपर ये स्किल्स उनको दी जाती थी, जिसको हम वैसे का वैसे ही अपने एजुकेशन सिस्टम में आज की डेट में लगा सकते हैं। फिर जो कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट मैंने आपको एजुकेशन 4.0 में दिखाया, पीडागॉजी। तो पीडागॉजी, ये हमारा गुरुकुल क्या था? पीडागॉजी थी। तो गुरुकुल ट्रेडिशंस हैं सारे। लर्निंग वाज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू टीचर और टेक्स्ट बुक अप्रोच। सब बच्चे इकट्ठे होते थे, पढ़ते थे, सारी क्लासेस एक साथ बैठती थी। जहां स्टूडेंट्स का नॉलेज को क्रिएशन भी होता था, डिस्कशन, डेलिब्रेशन, डिबेट होते थे, और अपने से भिन्न सब्जेक्ट वालों से भी होते थे और भिन्न लेवल के बच्चों से भी होते थे। तो इसमें हमें जो नॉलेज एंड स्किल्स को कैसे जो है को क्रिएट करना है, इसके बारे में भी बातचीत होती थी। So as we are moving to modern approaches to learning, now we have realized how a collaborative environment leads to better learning outcomes for the learners. तो ये हमें करना है, यहाँ से सीखना है। फिर values at the core of teaching and learning, जो एजुकेशन का जो मेन बेसिकली उसका ऑब्जेक्टिव है, एथिक्स एंड वैल्यू एजुकेशन, वो उसका कोर है लर्निंग का। उसमें सेल्फ रिलायंस, एम्पैथी, क्रिएटिविटी, इंटीग्रिटी, लॉयल्टी, काइंडनेस, स्ट्रॉन्ग मॉरल एंड एथिकल बिहेवियर, ये सारी चीजें हैं जो हमें वैसे की वैसे ही लानी पड़ेगी। और आज दुनिया इसको मान रही है और इसी को हमने सॉफ्ट स्किल्स में डाला है। अगर बच्चे को कॉन्फिडेंट होना है, कॉम्पिटेंट होना है, इंटेलिजेंट होना है, दुनिया को फॉलो करना है, दुनिया को एक लीडर के रूप में देखना है, तो हमको बच्चों को स्किल्स ये देनी पड़ेगी। सो जो मॉडर्न वर्क प्लेस इकोसिस्टम्स हैं, ये कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहे हैं। सो दे प्रेफर प्रोफेशनल्स हु शोकेस लाइफ स्किल्स एंड स्ट्रॉन्ग वैल्यूज along with thematic know-how, and they go on to become conscious, forward-looking leaders with strong moral and ethics. Very, very important. तो दुनिया भी आज ये वैल्यू सिस्टम मांग रही है हमसे। फिर एक स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच है, पर्सनलाइज्ड लर्निंग अप्रोच है। गुरुकुल सिस्टम में
जो टीचर था उसके साथ जो टीचिंग होती थी नॉन लीनियर होती थी। ये हो सकता है कि एक बच्चा एक सब्जेक्ट को 1 साल में सीख गया, एक बच्चा उसे सब्जेक्ट को 2 साल में सीखा, एक ने 3 साल लगाए, तीनों एक ही क्लास में बैठे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ये स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच है, उसको हमें फॉलो करना है। हर बच्चे का अपना पेस है, कुछ बच्चे हैं गिफ्टेड लर्नर्स हैं, कुछ बच्चे हैं स्लो लर्नर्स। तो पर्सनलाइज्ड लर्निंग एनवायरनमेंट स्टूडेंट्स को बेटर लर्न करने में मदद करता है, और उसके जो इनहेरेंट टैलेंट्स और जो उसकी स्किल्स हैं उसको हम बेटर होन कर सकते हैं, उनको नर्चर कर सकते हैं। इसको हमने यूज करना है, ये बेसिक फंडामेंटल जहां से। और फिर इवैल्यूएशन जो है वो हमेशा हमारा 360 डिग्री इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है, जो कि हम भूल गए हैं आज के युग में। तो स्टूडेंट्स जो है उनको हमने जो उनकी स्किल्स और लर्निंग, एकेडमिक लर्निंग, प्रैक्टिकल नॉलेज, रियल लाइफ सिचुएशन की नॉलेज, उन सब के ऊपर उनको असेस करना है। और इसको हमें एजुकेशन सिस्टम में दोबारा लाना होगा अगर हमने अपने बच्चे को हाईली एम्प्लॉयबल बनाना है। तो अगर हम ये कर लेंगे तो हम जो है ट्रूली जो ब्राइट माइंड्स, रिलीजियंट ग्लोबल माइंड्स बना पाएंगे। हम बच्चे ऐसे, स्टूडेंट्स ऐसे बना पाएंगे जो वैल्यूज फर्मली रूटेड इन ग्लोरियस इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन जिनके पास हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ इनिशिएटिव्स जो एनसीवीटी में हम लोग ले रहे हैं, जिसमें नेशनल कैडेट फ्रेमवर्क की इम्प्लीमेंटेशन है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, इसकी मैंने बात की है। इमर्जिंग एंड फ्यूचर स्किल्स के ऊपर हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। इसमें अभी 340 से ज्यादा स्किल्स हैं इसमें अवेलेबल है, 50 सेक्टर्स में ये स्किल्स अवेलेबल है। फिर क्रॉस सेक्टोरल और मल्टी सेक्टोरल स्किल्स भी इसमें अवेलेबल है। फिर ब्लेंडेड लर्निंग गाइडलाइंस हमने जारी की है, जिसमें ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे हम टीचिंग कर सकते हैं, कैसे इसको मिला सकते हैं, कैसे इसको असेस कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल्स है सारे। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की हम बात करें, सारे किस्म के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, ये 12 किस्म के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आप यहाँ देख पा रहे हैं, लेकिन इसको भी हमने फर्दर एक और लेवल ले जा करके इसमें और भी स्किल्स ऐड की हैं, मैं आगे दिखाता हूँ आपको। फिर इंटरनेशनल अलाइनमेंट मोबिलिटी जो है, इसके ऊपर लगातार एनसीवीटी काम कर रहा है। और G20 में भी ये एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जो इंटरनेशनल इक्विवेलेंस का सामने आया था, इसके ऊपर बहुत सारा हमने काम किया है। साथ ही हम सब्जेक्ट्स के साथ साथ नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड्स और माइक्रो क्रेडेंशियल्स पे भी काम करते हैं। और क्रेडिटाइजेशन ऑफ स्किलिंग एंड ट्रेनिंग कोर्सेज क्वालिफिकेशंस, जो हमें कोई भी बड़ी कंपनी अपने यहाँ जॉब देने के लिए कराती है, उसको भी क्रेडिटाइज किया जा सकता है, चाहे वो एमएनसी हो, चाहे वो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हो, ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर हो, वैल्यू एडेड रिसेलर हो, या इसमें लीडिंग इंडस्ट्री कंपनीज हैं वो भी कर सकती हैं। इसी तरह से जो ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स और ट्रेनिंग ऑफ असेसर गाइडलाइंस है, फिर डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा स्किल में भी संभव है, उसके बारे में गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। फिर सॉफ्ट स्किल्स और लाइफ स्किल्स कैसे हमने देनी है, इसमें ट्रांसडिसिप्लिनैरिटी है, नोवेल अडैप्टिव थिंकिंग है, डिजाइन थिंकिंग है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग है, न्यू मीडिया लिटरेसी, कॉग्निटिव लोड मैनेजमेंट, वर्चुअल कोलैबोरेशन, क्रॉस कल्चर कॉम्पिटेंसी, सोशल इंटेलिजेंस, सेंस मेकिंग, ये सारी स्किल्स जो है हमने ऑलरेडी कर दी है। साथ में कुछ हमारे जो मेन इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, इनको तो हमने डीम्ड अवॉर्डिंग बॉडी स्टेटस एनसीवीटी का दे दिया है। ये एनसीवीटी की कोई भी क्वालिफिकेशन, एनएसक्यूएफ की कोई क्वालिफिकेशन बना सकते हैं, एक बार यहाँ से प्रूव हो जाए उसको इम्प्लीमेंट नेशनल लेवल पे कर सकते हैं। लेकिन अगर दूसरे इंस्टीट्यूशन चाहें कि वो एनसीवीटी की डीम्ड अवॉर्डिंग बॉडी बन जाए या अवॉर्डिंग बॉडी बन जाए, उसके लिए बड़ा एक सिंपल सा प्रावधान कर दिया गया है, बहुत ही आसान सा प्रावधान है। तो जो भी यूनिवर्सिटीज चाहेंगी वो ये प्रावधान का इस्तेमाल करके कर सकती है। ब्लेंडेड लर्निंग की मैं बात कर रहा था। ब्लेंडेड लर्निंग में हमने हर किस्म की लर्निंग को महत्व दिया है, और इसमें कितना ऑनलाइन कितना ऑफलाइन हो, इसको 7 किस्म में बांट के थ्योरी लेक्चर, सॉफ्ट स्किल्स, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रैक्टिकल स्किल्स, ट्यूटोरियल असाइनमेंट्स है, असेसमेंट इवैल्यूएशन एग्जामिनेशन है, और अप्रेंटिसशिप इंटर्नशिप, इन 7 हिस्सों में हमने बताया है कि कितना ऑनलाइन हो कितना ऑफलाइन हो, और इसके बेसिस के ऊपर हम जो अपनी क्वालिफिकेशन है उसको पास करते हैं। क्वालिफिकेशन में ही ये निहित रहता है। इसी तरह से रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग के ऊपर भी
डिटेल गाइडलाइंस एनसीवीटी ने जारी कर दी है। इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। ये आपको गाइडलाइंस वहाँ से निकाल के पढ़नी पड़ेंगी एनसीवीटी वेबसाइट से। लेकिन इसमें ये इतना कहूँगा कि इसमें प्रावधान है कि हम किसी की प्रायर लर्निंग को कैसे एक पर्टिकुलर एनसीआरएफ लेवल पर रिकॉग्नाइज करें, कैसे उसको उसके क्रेडिट्स दें, वो संभव है, इसके थ्रू किया जा सकता है। ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज का मैंने आपको बताया कि उनके सारी ट्रेनिंग को फॉर्मलाइज कैसे किया जाए, उसको क्रेडिट्स में कैसे कन्वर्ट किया जाए, और वर्ल्ड क्लास जो वर्कफोर्स, जो स्किल्ड वर्कफोर्स है, जो सर्टिफाइड वर्कफोर्स है, उसको मैं पूरी दुनिया के लिए कैसे पेश करूं। तो ये भी ऑलरेडी गाइडलाइंस जो तैयार है, ये जारी हो रही है, इसी हफ्ते में ये जारी हो जाएंगी। तो इसमें कोई भी जो इंडस्ट्री है वो या तो हमारी रिकॉग्नाइज अवार्डिंग बॉडी के थ्रू क्वालिफिकेशन ला सकती है, या रिप्यूटेड इंडस्ट्री है वो सीधी भी अपनी क्वालिफिकेशन ला सकती है कि हमें 50,000 लोग चाहिए जो आईफोन बनाने के लिए हमें चाहिए। अगर कोई ऐसी कोई डिमांड किसी भी कंपनी से आती है, आईफोन वाली कंपनी है, वो कहती है, हम उसके लिए स्पेशल उनकी जो क्वालिफिकेशन है उसके ऊपर ट्रेनिंग का प्रावधान कर देंगे। और इसी तरह से वो हमारी अवार्डिंग बॉडी भी बन सकते हैं, और उसके मुताबिक वो अपने जितने कोर्सेज करा रहे हैं वो कोर्सेज सारे उनके क्रेडिट्स दिए जा सकते हैं, उनको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। फिर जो हमारी न्यू एज स्किल्स हैं, फ्यूचर स्किल्स हैं, कंटेम्प्रेरी स्किल्स हैं, ये सारी स्किल्स के ऊपर लगातार काम हम लोग कर रहे हैं। कंटेम्प्रेरी स्किल्स है वो जो आज के दिन में चाहिए, न्यू एज स्किल्स हैं जो इस साल या अगले साल या उससे अगले साल हमें चाहिए, और फ्यूचर स्किल्स हैं जो हम आने वाले समय में देख रहे हैं। हर बच्चे के साथ जरूरी है, अभी ये कुछ लोगों के साथ के लिए जरूरी है, आगे आने वाले समय में हर बच्चे के लिए ये जरूरी है। और मैं जैसा बता रहा था कि सॉफ्ट स्किल्स हमने हर किस्म की आइडेंटिफाई की है। ये 107 किस्म की सॉफ्ट स्किल्स आइडेंटिफाई करके इसको फिर फर्दर तकरीबन 40-45 स्किल्स में इसको बंच किया गया है, और इसके ऊपर छोटे छोटे मॉड्यूल जो है वो 4 किस्म के मॉड्यूल्स, एक 30 घंटे का, एक 60 घंटे का, 90 घंटे का, 120 घंटे का अवेलेबल है, जिसमें से 2-2.5 घंटे से लेकर के 5 घंटे तक के मॉड्यूल्स अवेलेबल होंगे। और इसी तरह से जो असेंशियल कॉम्पिटेंसी सॉफ्ट स्किल्स है या आईटी स्किल्स है, ये डिजिटल इकोनॉमी की नीड्स है, इनको भी फुलफिल करने का काम जो है साथ साथ चल रहा है। डिजिटल स्किल्स में अगर मैं बात करूं तो बेसिक डिजिटल लिटरेसी है जो हर भारतीय नागरिक को चाहिए। पैसे कैसे इसने डिजिटली भेजने हैं, कैसे एक्सेप्ट करने हैं, कैसे उसने बार कोड स्कैन करना है। इसके बाद यूनिवर्सल डिजिटल प्रोफिशिएंसी है जो उससे थोड़ी हायर लेवल की है। फिर टेक फ्लुएंट प्रैक्टिशनर्स हैं, और उसके ऊपर डिजिटल पाइनियर्स हैं। इसी तरह से ये मैंने डिजिटल के लिए किया, मैं फाइनेंशियल के लिए कर सकता हूँ, दूसरी सॉफ्ट स्किल्स के लिए कर सकता हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कर सकता हूँ। इसका पैरेलल मॉडल मैं बहुत जगह बना सकता हूँ। और मैं अगर आने वाले समय की बात करूं तो ये 10 जो है बेसिक टेक्नोलॉजीज आप देख पा रहे हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, सोशल एंड मोबाइल, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, AR VR टेक्नोलॉजीज और 3D प्रिंटिंग, इनको मैं डिफरेंट सेक्टर्स के साथ, जिसमें हेल्थ, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, फाइनेंस, एजुकेशन, कंस्ट्रक्शन, एनवायरनमेंट, डिफेंस, हॉस्पिटैलिटी, गवर्नमेंट, टेक्सटाइल, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन, किसी के साथ भी इनको मैं क्रॉस करके नई स्किल्स जो है वो बना सकता हूं, देख सकता हूं। तो दुनिया को उन्हीं सब स्किल्स की जरूरत है। तो क्रॉस सेक्टोरल स्किल्स जो है उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट है, जिस पे काम करने की जरूरत है। ये आप देख पा रहे हैं, ये बहुत सारी स्किल्स हैं जो ऑलरेडी इसमें हम लोगों ने क्रिएट कर दी हैं। जो 340 में आपको बता रहा था जो फ्यूचर स्किल्स है, इसमें 3D प्रिंटिंग से लेके ऑटोमेशन, RPA, AI और ML, CAD CAM, 5G 6G टेक्नोलॉजीज, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, ड्रोन टेक्नोलॉजीज, EB ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, AR VR, हेल्थ टेक, IoT एंड इंडस्ट्रियल IoT, मैकेट्रॉनिक्स, VLSI डिजाइन और दूसरी टेक्नोलॉजीज मिला करके ये कोर्सेज अवेलेबल है। ये स्कूल लेवल पर भी मिल जाएंगे। 25 कोर्सेज इसमें से स्कूल लेवल के होंगे, इसमें से कुछ कोर्सेज हायर लेवल के होंगे। तकरीबन 40 से 50% कोर्सेज हैं जो हायर लेवल के लिए सुटेबल होंगे इसमें से। इसके साथ साथ मैं बता रहा था
कि हमने जो इंडियन नॉलेज सिस्टम के ऊपर बेस जो क्वालिफिकेशन बनाई है, तो पुरोहित से लेके वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, वैदिक गणित, वैदिक संस्कार, इन सब के ऊपर क्वालिफिकेशंस हैं। मंदिर प्रबंधन, वेद शास्त्र प्रवचन, स्मार्त यज्ञ, श्राद्ध यज्ञ, योग प्रशिक्षण, आयुर्वेदा, वन औषधि, इन सब के ऊपर भी क्वालिफिकेशन ये शुरू हुआ है काम। ये ऑलरेडी अप्रूव्ड क्वालिफिकेशन है, इसको आप लेकर के चला सकते हैं। और इनके ऊपर फर्दर क्वालिफिकेशन का जो अगली खेप है वो आने वाली है। तो ये मैं कहूंगा कि जो NSQF ऑलरेडी अलाइंड स्किल क्वालिफिकेशन आपको अवेलेबल है, जहां से आप क्वालिफिकेशन चला सकते हैं उठा के, ये सारी नेशनल क्वालिफिकेशन रजिस्टर पर अवेलेबल है, www.nqr.com, उसके .gov.in, उसके ऊपर सारी ये क्वालिफिकेशन अवेलेबल है। इनको आप लेकर के चला सकते हो। हर लेवल पर ये क्वालिफिकेशन आप देख पा रहे हैं, आपको ये अवेलेबल है। तो 4.5 से ऊपर की सारी क्वालिफिकेशन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आप आराम से करस्पॉन्डिंग क्लास में चला सकते हो। और अगर मैं बात करूं तो अपस्किलिंग, रीस्किलिंग और स्किलिंग, जिसकी माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार बात करते हैं, 60% इंडस्ट्री CEOs जो है वो फ्यूचर स्किल्स के एम्प्लॉइज देख रहे हैं। 40% जो इंडस्ट्री एम्प्लॉइज हैं वो रीस्किलिंग अगले 6 महीने में चाह रहे हैं। और 94% इंडस्ट्री जो है वो अपस्किलिंग के लिए, अपने एम्प्लॉइज के अपस्किलिंग के लिए प्रावधान देख रही है। इसका मतलब हम में सबको कोई ना कोई स्किल चाहिए, चाहे एनालिटिकल थिंकिंग है, AI बिग डेटा है, रेजिलियंस फ्लेक्सिबिलिटी है, क्रिएटिविटी है, लीडरशिप है, सोशल इन्फ्लुएंस है, टेक्नोलॉजी लिटरेसी है, या सर्विस ओरिएंटेशन है। ये सारी स्किल्स हमें चाहिए और इन स्किल्स को हमें लेकर के आना है। NCRF ने जिसका एक बहुत बड़ा प्रावधान किया है। तो वे फॉरवर्ड की मैं बात करूं तो मेरे पास लेवल 1 से 3 तक तकरीबन मेरी 60, 65, 70% जो पॉपुलेशन है वो इसमें कवर होती है, जिसमें मेरे बेस लेवल जो इकोनॉमिक सेक्टर जो है, एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट, MSME, स्मॉल सर्विसेज, ये सब आती हैं। और इसमें 300 घंटे तक की स्किलिंग से काम चल जाता है। लेकिन जो सबसे क्रिटिकल आप लोगों के लिए है वो 3.5 से ये 5.5 वाला है, जिसमें फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग एंड बेसिक सर्विसेज रहता है। ये कटिंग एज लेवल है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर्स का, और इसके लिए जो सारा प्रबंध करना है, ये स्पेसिफिक स्किलिंग रिक्वायर्ड है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में होगी या पॉलिटेक्निक में होगी, और इसके लिए अच्छी ट्रेनिंग फैसिलिटी चाहिए जो आप लोगों ने अपने अपने इंस्टीट्यूशन में करना है। और उसके बाद जो हायर लेवल स्किल्स हैं 5.5 से 8 तक, ये है 5 से 10% जगह चाहिए हो सकती है। और इसमें जो एडवांस सर्विसेज है, इसमें डिजाइन IPR से लेकर के सारा क्यूरेटेड प्रोग्राम इसमें चलेगा। हाई लेवल जो स्ट्रैटेजीज इसमें बनानी है, चाहे हाई एकेडमिक नॉलेज और एक्सपीरियंस चाहिए, हायर ऑर्डर स्किल्स चाहिए, ये हायर ऑर्डर जो हायर लेवल इंस्टीट्यूशन है, एडवांस इंस्टीट्यूशन है, वो इन स्किल्स को ऑफर करें। तो ये तीनों किस्म की स्किल्स हमें चाहिए। 65%, ये 20 से 30% और 5 से 10% तीनों लेवल के ऊपर। तो इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि NCRF का जो अभी ये पूरा लैंडस्केप है, जो पूरा SOPs है, ये ऑलमोस्ट बन के तैयार है। इसी साल से इसको लागू करना है। ABC का प्लेटफॉर्म भी ऑलरेडी तैयार है। और ये सब जो है अपार रजिस्ट्री में बच्चे को आपने डालना है, उसकी अपार के ऊपर रजिस्ट्रेशन कराना है, इंस्टीट्यूट का ABC में रजिस्ट्रेशन कराना है, अपने कोर्सेज को आपने अमेंड करना है, उसमें स्किलिंग का कंपोनेंट ऐड करना है। और इसके साथ ही आप ये NCRF इम्प्लीमेंट करने के लिए रादर नए देश, नए भारत, जो भविष्य का भारत है, उसको फेस करने के लिए तैयार हो जाएंगे। धन्यवाद।